बैक टू बायोवेंजर 20। आज हम बात करते हैं अपनी जो सीरीज चली हुई है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर की, उसका है ये दूसरा पार्ट। इसमें हम बात करेंगे कि बेटा मेंडल कौन था और उसके एक्सपेरिमेंट की क्या जर्नी रही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्चुअल में मेंडल कौन था। हु वाज ग्रेगर मेंडल। बेटा मेंडल जो था वो क्या था, एक ऑस्ट्रियन मॉन्क था जो चर्च के अंदर पादरी होते हैं वो था। इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 22 जुलाई 1822 को। और इसका प्रोफेशन मेन क्या था, एक तो मॉन्क था, पादरी था, दूसरा क्या था, ये टीचर भी था। और इसका जो इंटरेस्ट था वो दोनों के अंदर था, वो मैथ भी पढ़ता था और बायो भी पढ़ता था। इसने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था मोनेस्ट्री के अंदर यानी चर्च के अंदर, और ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिससे कि इसे क्या बोला गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, वो एक्सपेरिमेंट किया था इसने 1856 से लेकर के 1863 तक, यानी 7 साल तक अपना एक्सपेरिमेंट किया। और 7 साल तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1865 के अंदर मेंडल ने क्या किया, अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसको एक जर्नल के अंदर क्या कराया, पब्लिश कराया। लेकिन पब्लिश कराने के बाद दिक्कत ये आ गई कि लोगों ने इसके जो एक्सपेरिमेंट था मेंडल का उसको सीरियसली लिया ही नहीं, और मेंडल को वो रिकॉग्निशन नहीं मिली जो उसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी। लेटर इन 1900 हम बात करेंगे कि ऐसे 3 साइंटिस्टों ने फिर इसके काम को रीडिस्कवर किया था, रिपब्लिश किया था। उसके बाद इसको एक्चुअल में फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया था। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि मेंडल ने अपने टाइम पर क्या किया था। जब मेंडल अपना काम कर रहा था 1856-1857 के अंदर, तो उस टाइम पर एक बहुत ही कॉमन थ्योरी थी जिसे हम नाम देते हैं ब्लेंडिंग थ्योरी। वो ब्लेंडिंग थ्योरी क्या थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी उस टाइम पर। और अकॉर्डिंग टू ब्लेंडिंग थ्योरी ये बताता है कि जो ट्रेड्स जो होते हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कि ट्रेड्स गेट मिक्स्ड। लेकिन मेंडल ने ये प्रूफ किया कि ट्रेड कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। ट्रेड जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं इन द डिस्क्रीट यूनिट, और उस डिस्क्रीट यूनिट को मेंडल ने उस टाइम पर नाम दिया था फैक्टर, जिसे बाद में जाकर के पता लगा कि वो फैक्टर क्या होता है, जीन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है बेटा, वो क्वेश्चन ये है कि मेंडल ने पी के प्लांट को ही चूज क्यों किया। और भी दुनिया भर के प्लांट थे, तो मेंडल ने केवल पी के प्लांट को ही चूज क्यों किया, मटर के पौधे पर ही उसने एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए। क्योंकि बेटा मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो किया था पी प्लांट के ऊपर, और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइजम सेटाइवम। इसको चूज करने के कुछ रीजंस रहे थे उसके। सबसे पहला तो ये है बेटा, मटर का जो प्लांट होता है वो क्या होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, यानी बहुत कम टाइम में हमें क्या मिल सकती है, प्रोजेनी मिल जाती है। इसलिए उसने पहला रीजन तो यही था कि शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है। इजी टू ग्रो, यानी किसी भी जगह पर आप इजीली मटर के पौधे को ग्रो करा सकते हो। थर्ड है कि सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट, यानी जो मटर का पौधा होता है वो नेचर में बाई नेचर क्या है आपका, सेल्फ पॉलिनेटिंग है, यानी उसको क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ पॉलिनेट कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल क्रॉस भी हम करा सकते हैं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन तो होती है, लेकिन हम अगर आर्टिफिशियली करवाएं तो उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी क्या है, पॉसिबल है। और लास्ट में क्या है कि बेटा उसके अंदर क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हमें देखने को मिलते हैं, यानी इजीली ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट देखने को मिलते हैं, जैसे कोई प्लांट टॉल है तो कोई ड्वार्फ है, उनके इंटरमीडिएट देखने को हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से मेंडल ने क्या किया, अपना जो एक्सपेरिमेंट का प्लांट था वो क्या चूज किया, पाइजम सेटाइवम। नेक्स्ट आता है बेटा कि मेंडल ने जब पी के प्लांट के ऊपर डिस्कवरी करी, एक्सपेरिमेंट करे, तो उसमें उसने कौन कौन से ट्रेट्स को चुना था। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को चुना था, 7 ट्रेट्स को चुना था। और हर एक ट्रेट की 2 अल्टरनेट फॉर्म होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव। तो मेंडल ने कौन कौन से 7 जो ट्रेट हैं वो चूज करे थे। सबसे पहला चूज किया था बेटा सीड की शेप, और सीड की शेप में भी डोमिनेंट वाला जो करेक्टर है वो क्या है, राउंड, और रिसेसिव क्या है, रिंकल्ड। ऐसे ही एक चूज किया था सीड का कलर। सीड का कलर डोमिनेंट क्या है, येलो, और रिसेसिव क्या है, ग्रीन। नेक्स्ट था फ्लावर का कलर, कि फ्लावर का कलर किस तरह का आएगा, तो डोमिनेंट होता है वॉयलेट और रिसेसिव होता है व्हाइट। नेक्स्ट है पॉड का शेप, जिसके अंदर मटर के बीज पाए जाते हैं, उसकी आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पॉड। तो पॉड का जो शेप है वो कैसा हो सकता है, या तो इन्फ्लेटेड हो सकता है, फुल हो सकता है, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है, वो थोड़ा सिकुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट है फ्लावर की पोजीशन, कि फ्लावर किस जगह पे प्रेजेंट है, या तो वो एक्सियल पे प्रेजेंट हो सकता है एक्सिस में, या फिर टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है, ऑन द टिप प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो ट्रेट था वो था बेटा स्टेम की हाइट, कि स्टेम की हाइट कैसी हो सकती है, या तो स्टेम की हाइट टॉल हो सकती है डोमिनेंट में, और रिसेसिव में क्या हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है। और लास्ट जो करेक्टर था बेटा ट्रेट था वो क्या था, पॉड का कलर, कि जो पॉड है उसका कलर क्या होगा, डोमिनेंट पॉड का कलर होता है ग्रीन, और रिसेसिव पॉड का कलर होता है येलो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मेंडल ने जो ट्रेट यूज करे थे वो कैसे थे बेटा, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, ना कि इंटरमीडिएट, यानी हर एक के अंदर एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट था।
या तो सीड का शेप राउंड होगा या फिर येलो होगा, राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा, इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट नहीं होगा। ऐसे ही स्टेम की हाइट जो है या तो वो टॉल होगी या फिर क्या होगी, ड्वार्फ होगी, इन दोनों के बीच की इंटरमीडिएट नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं मेंडल का बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट जिसे हम नाम देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बेटा, ऐसा क्रॉस जब हम किसी सिंगल कैरेक्टर को लेकर के क्या कराते हैं, दो अलग अलग प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं, उसे हम नाम देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल ने क्या किया, प्लांट की हाइट को अपना कैरेक्टर चुना, और प्लांट की हाइट दो तरह की देखने को मिलती है, एक तो होती है टॉल हाइट और एक होती है ड्वार्फ। अब मेंडल ने क्या किया, जब भी हम किसी को भी क्रॉस कराते हैं बेटा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जब हम कराते हैं तो उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्रॉस कराते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है बेटा वो होता है कि पेरेंट को आइडेंटिफाई करो। तो मेंडल ने क्या किया, दो पेरेंट लिए, एक पेरेंट लिया टॉल और एक पेरेंट लिया ड्वार्फ। दूसरा जो स्टेप होता है क्रॉस कराने के लिए वो होता है कि पेरेंट के क्या बनाओ, जीनोटाइप बनाओ। अगर टॉल लिया है तो सपोज इसके हमने जीनोटाइप बना ली कैपिटल टी और दूसरा जीनोटाइप बना लिया स्मॉल टी। थर्ड जो स्टेप होता है बेटा वो होता है जीनोटाइप बनाने के बाद कि हमें क्या करना है, इनके अंदर से क्या निकालने हैं, गैमेट बनाने हैं। और गैमेट बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो जीनोटाइप है उसका 100% में से 50% आप अलग निकाल दो, वही क्या होंगे, उसके गैमेट बनेंगे। जैसे ये दो कैपिटल टी है तो इसका 50% क्या होगा, एक कैपिटल टी। ये दो स्मॉल टी है, इसका 50% क्या होगा, एक स्मॉल टी। और लास्ट जो स्टेप होता है बेटा वो होता है फर्टिलाइजेशन का, यानी जो गैमेट बने हैं उन दोनों को क्या करा दो, आपस में फ्यूज करा दो। और जो फ्यूज कराने के बाद हमें जो पहली जनरेशन मिलती है उसे हम नाम देते हैं बेटा F1 जनरेशन या फिर फिलियाल जनरेशन। अब ये हमें F1 जनरेशन देखने को मिली जब हमने दो प्लांट को आपस में क्रॉस कराया। तो F1 जनरेशन जो निकल के आती है वो कैसी निकल के आती है, टॉल निकल के आती है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो F1 जनरेशन होता है ये हमें ये प्रूफ करता है कि टॉल वाला जो करेक्टर है वो क्या है, डोमिनेंट है ओवर दी ड्वार्फ, और यही कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी हर एक किसी भी फैक्टर के दो करेक्टर होते हैं और उनमें से एक अपने आप को डोमिनेट करता है ओवर दी रिसेसिव, और जो अपने आप को डोमिनेट करता है वही करेक्टर क्या करेगा, अपीयर होगा इन दी F1 जनरेशन। इसी को नाम दिया गया बेटा बाद में लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस तक ही ये जो क्रॉस है ये सीमित नहीं है, इसको हम आगे और बढ़ाते हैं। इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने निकाला F1 जनरेशन, नेक्स्ट हम निकालते हैं F2 जनरेशन कि F2 जनरेशन के अंदर क्या चीज़ देखने को मिलते हैं। और F2 जनरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। सेल्फिंग मतलब जो F1 जनरेशन हमें मिला है उसी को F1 जनरेशन से दोबारा से क्या करा दो, क्रॉस करा दो। और क्रॉस कराने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हम देखते हैं क्या मिलता है। F1 जनरेशन को हम क्रॉस कराने के लिए जनरली किसका यूज करते हैं, एक स्क्वायर का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है नाम, जिसका नाम था रेजिनाल्ड स्क्वायर पुनेट, और उसी के नाम पर ये स्क्वायर हम पढ़ते हैं पुनेट स्क्वायर। और पुनेट स्क्वायर को दूसरा हम नाम देते हैं चेकर बोर्ड मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, एक हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स के अंदर क्या करते हैं, हम अलग अलग गैमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा उसे हम शो करते हैं मेल गैमेट से, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम शो करते हैं फीमेल गैमेट से। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ मेल के गैमेट लिख लो, F1 जनरेशन में क्या मिला है हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इन्हीं को दोनों के जब हम गैमेट बनाएंगे, दोनों से हम क्रॉस कराने के बाद, तो गैमेट क्या बनेंगे, इसके 50% क्या होंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो इस तरह से दोनों के गैमेट बनते हैं, और गैमेट को हम एक तरफ आप क्या लिख दो, मेल के लिख दो, एक तरफ क्या लिख दो, फीमेल के। अब इन दोनों के आपस में क्या कराने हैं, हमें क्रॉस कराने हैं। कैपिटल टी का क्या बनेगा, दोनों कैपिटल टी। एक कैपिटल टी स्मॉल टी तो क्या बनेगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरह से इसकी क्रॉस कराएंगे और इसी तरह से इसकी क्रॉस कराएंगे। तो हमें क्या देखना होता है बेटा, आफ्टर क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन टू F1 जनरेशन हमें क्या मिलते हैं, दो तरह के रेशियो देखने को मिलते हैं। पहला होता है जीनोटाइप रेशियो, यानी कितने तरह के जेनेटिक मेकअप हमें देखने को मिल रहे हैं इस क्रॉस के अंदर। तो हमें बेटा जो जीनोटाइप रेशियो देखने को मिलता है वो मिलता है 1:2:1। और ये 1:2:1 क्या दिखा रहा है कि एक तो हमें जीनोटाइप देखने को मिल रहा है कैपिटल टी का, दो हमें जीनोटाइप देखने को मिल रही है कैपिटल टी स्मॉल टी के, और एक हमें जीनोटाइप देखने को मिल रहा है स्मॉल टी का। नेक्स्ट आता है फिनोटाइप रेशियो क्या है, यानी कितने तरह की अपीयरेंस हमें देखने को मिल रही है। इसमें दोनों डोमिनेंट वाली है तो करेक्टर क्या आएगा, टॉल। इसमें एक डोमिनेंट वाली है तो भी करेक्टर क्या आएगा, टॉल। इसमें एक डोमिनेंट वाली है तो भी करेक्टर क्या आएगा, टॉल। तो एक तो आ गया 3:, और लास्ट वाला बचा है जिसमें दोनों रिसेसिव वाली है तो इसका करेक्टर क्या आएगा, ड्वार्फ। तो हमें फिनोटाइपिक रेशियो हमें देखने को मिलता है 3:1, यानी 3 टॉल और 1 क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे।
मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया बेटा, रिसेसिव ट्रेट जो होते हैं, F2 जनरेशन हमें ये बताती है कि रिसेसिव ट्रेट होते हैं वो कभी भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि रिसेसिव ट्रेट F1 जनरेशन में नहीं दिखे थे तो वो अब कभी दिखेंगे ही नहीं। रिसेसिव ट्रेट जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि कभी डिसअपियर नहीं होंगे, वो डिसअपियर हो चुके हैं। इसका मतलब है कि वो बस हिडन हो चुके हैं F1 जनरेशन के अंदर। जब हम F2 जनरेशन निकालेंगे तो दोबारा से रिसेसिव कैरेक्टर क्या करेगा, अपने आप को रीअपियर करेगा। तो यही हमें बताता है, ये जो F2 जनरेशन जो हमने निकाली है ये हमें देता है मेंडल का दूसरा लॉ, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी ये F2 जनरेशन ये प्रूफ करती है कि ट्रेट्स जो होते हैं वो ब्लेंड नहीं करते हैं, दे जस्ट सेग्रीगेट, यानी वो इंडिविजुअली क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। और यही बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि जो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, तो गैमेट जो होते हैं वो ब्लेंड नहीं करते हैं, वो इंडिविजुअली क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। तो आई होप आपको ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बायोवेंजर 20 को। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। तो ऐसे ही वीडियोज देखते रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।